आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं जैसे मैं कोई गैर हूँ? वो उसके पीछे हटने और एकदम से दूर होने पर हैरान हुआ था। फिर भी वो कुछ ना बोली। मेरी बात का जवाब दें, वो कहता हुआ उसके पास हुआ। अरीबा उसको अपनी जानिब झुकता देख पीछे हुई। उसके चेहरे के आगे से लाली का अक्स आया था। जावेद मुस्कुरा कर उसके पास हुआ था। अल्लाह का वास्ता है तुम्हें मेरे पास से हट जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो कहते ही चीखने लगी। आज कितने दिनों बाद उस पर दौड़ा पड़ा था। उसकी बात सुनता परेशान हुआ। क्या हुआ आपको? अब की बार फिक्रमंदी से उसके पास हुआ। चिकटाख घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जावेद को हर चीज़ की उम्मीद थी, पर यह नहीं, क्योंकि थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा था। आप होश में तो हैं? आपकी बालों से झंझोड़ कर रह गया। वो जैसे झंझोड़ने पर होश में आई थी, एकदम से खामोश हुई और डर कर उसे देखने लगी, जिसके तासरात खतरनाक हद तक सख्त थे। हद है, पूरा महीना हो गया आपको मेरे साथ रहते, कभी मैंने आपको छुआ भी है? मैं आपके साथ नरमी से पेश आता रहा। आपके साथ कुछ क्लैशेस चल रहे थे, मैंने आपको कभी बिलावजह तंग नहीं किया। जब भी क्या आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया, लेकिन आप मेरे सर पर चढ़ गई हैं। लेकिन नहीं बीबी, अगर आप इस रिश्ते से खुश नहीं तो कोई मसाल नहीं है। आप अपनी मर्जी से इस गैर यकीनी रिश्ते से छुटकारा पा सकती हैं। मैं आपसे कोई तूफानी किस्म की मोहब्बत नहीं करता जो आपकी राह में बीत जाऊंगा। मैं जब भी आपके नज़दीक आता हूँ आप ऐसे ट्रीट करती हैं, मैं कोई जैसे हवसप्रस्त बंदा हूँ। मैं अपने माँ बाप की खुशी के लिए आपसे शादी की, मैं मरा नहीं जा रहा था आपसे शादी के लिए। वो जैसे उसका जब टूट पड़ा था। ये कहते हुए वो उठकर खड़ा होने लगा, लेकिन बाजू के दर्द से खड़ा नहीं हो पा रहा था। कंधे पर हाथ रखता वहीं बैठ गया। क्या हुआ है आपको? रीवा उसको अपने कंधे पर हाथ रखकर बर्दाश्त करते देखा तो जल्दी से उसके पास है, उसके हाथों पर अपना कांपता हाथ रखा जो उसके कंधे पर रखा हुआ था। आप दर्द दें, जो आपका काम है, मरहम रखना आपके बस की बात नहीं। ये कहता उसका हाथ जोर से झटकता उठ खड़ा हुआ। अब शाल उतार के बेड पर बैठा। अरीबा ने एक नज़र उसे देखा, जिसके वाइट कुर्ते पर खून लगा था। ये क्या हुआ है आपको? वो हल्का उसके पास आते ही पूछने लगी। यकीन माने, सिर्फ गोली लगी है, मरा नहीं हूँ। मैं कुछ देर पहले के अमल को पीछे छोड़ती उसके पीछे गई। अल्लाह न करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए। जावेद मीर के लफ्ज़ों ने जैसे उसका दिल खींच लिया था। ये हमदर्दी कितनी देर चलेगी मिस अरीबा? 1 घंटा, 2 घंटे? वो अपने कंधे के दर्द को कंट्रोल करता तल्खी से बोला। जबकि अरीबा उसकी आवाज़ से शर्मिंदगी के अथाह गहराइयों में चली गई। उसे अफसोस हुआ जितने भी उसे दौरे पड़े वो उस दौरान अरीबा को भी मार देते थे, लेकिन वो कोई जवाब देता कि दरवाज़ा नॉक हुआ। अरीबा ने दरवाज़ा खोला। बीबी जी, साहब के लिए। मुलाजमा ने उसे ट्रे थमाई जिसमें अंडे और सूप, फ्रूट वगैरह थे। एक हाथ में ट्रे पकड़ी और दूसरे से दरवाज़ा बंद करती अंदर आई। इसको देखा जो अब शर्टलेस था। वो अपना कंधा देख रहा था जिस पर पट्टी हुई थी। वो अपने जख्म का मुआयना कर रहा था और पट्टी खोलने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे तो जख्म और ख़राब हो जाएगा। वो परेशानी में उसके करीब आई। तो होने दें, आपको क्या मसला है? वो तल्ख लहजे में बोला। उसने जल्दी से साइड टेबल पर ट्रे रखी, खुद उसके कंधे पर जोर से हाथ रख लिया था। मैं आपको हरगिज़ ये करने नहीं दूंगी। वो उसे अपने हाथों की पट्टी खोलते हुए देख उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और काफ़ी मजबूत लहजे में बोली, हाथ हटाएं अपना। वो उसकी तरफ देखता काफ़ी खून आलूद नज़रों से घूर कर बोला। वो गौर उसे देखा। उसे ये रीबा बहादुर दिखाई दी। उसने फिर भी नहीं हटाया। फिर वो खामोश हो गया। ये खा लें, आपकी तरफ से कोई खा लें। उसकी तरफ से कोई पेशकदमी ना पाते देख ज़बरदस्ती थोड़ा सा खिला पिलाया था। सर्दी काफ़ी है, ज़्यादा है, कोई चीज़ ले लें, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। उसकी फिक्र में घुलते हुए कहने लगी और अलमारी के पास की उसकी ब्लैक शर्ट लेकर आई और उसके पास रखी। आपकी हेल्प करूं? उसे देखकर झिझक कर कहने लगी। नहीं, मेरे बाजू पर लगी है, मेरे हाथ नहीं टूटा, मैं पहन लूँगा। ये कहते सख्ती से कहता पहनने लगा, फिर मुश्किल से पहनकर सो गया। तो वो लाइट बंद करते रीबा भी सोफे पर चली गई। ये सोचे उसे किसी चीज़ की ज़रूरत भी पड़ सकती है। रात को उसकी आँख खुली। उसने टाइम देखने के लिए लाइट ऑन की। उसे सर्दी सी लगी थी क्योंकि दोपहर हल्की सी बारिश से काफ़ी हद तक ठंड हो गई थी। सर्दी से बचने के लिए वो बेड की तरफ चली गई। जाव्यार हल्की सी करा की आवाज़ सुनाई दी, पर उसकी जानिब से गहरा सकूत देख कंबल हटाया। उठें प्लीज़, उसने एक दफ़ा इसे पकड़ा, पर कोई जवाब न आया। जाव्यार उठें प्लीज़, अब की बार ऊंची आवाज़ दी, लेकिन वो हनूज खामोशी थी। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा सुर्ख हो रहा था। सांस भी मामूल से हटकर तेज़ चल रही थी। उसके लबों के ऊपर पेड़ी जमी हुई थी। वो बहुत खौफज़दा थी। आप ठीक तो हैं? उसका माथा और गाल छुआ तो वो जैसे तड़प उठी। उसका चेहरा किसी तंदूर की तरह तप रहा था। उसकी जान तो गोया सूली पर लटक गई। उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो क्या करे, क्योंकि इस इलाके का नया सरदार बिल्कुल निढाल पड़ा हुआ था। उसने जब उसकी हालत देखी तो ठंडा पानी ले आई ताकि उसकी पट्टियाँ कर सके। वो पानी जो बात से लेकर आई थी वो भी ठंडा था, क्योंकि सर्दी की शिद्दत ज़्यादा थी। उसने भिगोकर पहले उसकी कुशादा पेशानी पर रखी, फिर गाल और फिर हाथ और पाँव तलमों। तकरीबन 1 घंटा वो पत्तियाँ करती रही, साथ में आयात का वेट भी करती रही और सिर फूंकती रही। तब वो तप रहा था। कुछ देर बाद उसको अपने करीब देखा तो वो हल्की सी आंखें खोलकर उसे पानी मांगा। तो वह जल्दी से उठी और अपना छोटा सा पंच सूरह शरीफ ले आई। मजमू वज़ाइफ वाला
उसमें से देखकर बुखार वाली आयत वगैरह पर दम करके फूंका और फिर उसके पास चली आई। उसे हिलाया और नकाहत के मारे उठ नहीं पा रहा था वो। उसने उसे हिलाकर उठाने की कोशिश की तो वो थोड़ा सा उठा। वो उसे उठा भी नहीं सकती थी। वो इतना मजबूत चट्टानों जैसा सख्त मर्द था। उसने बमुश्किल अपने कमज़ोर बाजुओं से सहारा दिया और पानी पिलाकर उसका सर अपनी गोद में रखा। उसका बुखार हल्का तो हो गया था पर इतना ज़्यादा नहीं। वो शिद्दत के आलम में उसके ठंडे हाथों को थामता, कभी अपने गालों पर रखता, कभी सीने पर। वो फिर उधर ही बैठी उसके पास पड़कर फूंकती रही जब तक उसका बुखार नहीं टूटा। उसके बुखार के असर को टूटता देख वो बेड ग्राउंड से टेक लगाकर सो गई। सुबह उठा तो अपना सर उसकी गोद में पाया। उठकर सही आंखें खोल कर देखी तो उसको शौक लगा कि उसके आगे रात का मंजर घूमा। उसको एक नज़र देखा जो बहुत मुश्किल सो रही थी। वो बैठी बैठी सोई हुई थी। उसके एक घुटने पर पंसुरा पड़ा था तो सारी रात उसकी फिक्र में घुलती रही। ये ख्याल आते ही इसके वाइट दुपट्टे के हाले में उसका गंदी चेहरा दमक रहा था। उसका पंसुरा उठाकर पहले साइड टेबल पर रखा और उसके करीब होकर माथे पर लम्ब छोड़ा और उसका सीधा करके उस पर कंबल डाला और खुद बाहर निकल गया था। जिस तरह रीबा ने उसका ख्याल रखा था वो उसके दिल में सारी बदगुमानी और रंजिशें निकाल गई थी। बस वो उसको अपने लहजे का एहसास दिलाना चाहता था और उसे कुछ दूरी रखना बेहतर था। अरीबा सुबह उठी तो वो कहीं नहीं था। वो फ्रेश होकर नीचे आई तो आंटी और जावियार ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सरदार मीर खान भी नहीं थे। आओ आओ मेरी बच्ची बिस्मान उस बेगम उसको अपने पास बुलाती हुई बोली। वो उनके पास चेयर पर बैठ गई। जावी बता रहा था तुम्हारी तबीयत खराब थी। वो हैरान हुई कि जावियार ने झूठ क्यों बोला, जबकि जावियार ऐसे बैठा था जैसे उसे जानता ही ना हो। सर्द सी निगाहें उस पर जमी हुई थी। रात वाली शिद्दत कहीं भी नहीं थी। उसकी आंखों की सख्ती देखकर वो डर गई थी। जी वो सर में दर्द था तो इसीलिए। वो नज़रें झुकाते बोलकर उसके झूठ का मान रख गई थी। मम्मा कल आपको पता है मैंने चले जाना है, फिर क्या पता पूरे महीने की वापसी हो। वैसे बेटा मैं चाह रही थी कि तुम दोनों चले जाओ। वैसे भी तुमने भी काम जाना है तो अरीबा को भी साथ ले जाओ। साथ में हनीमून विजिट भी और कंपनी का काम भी कर लेना। देखो मेरी बच्ची कितनी कमज़ोर हो गई है। वो अरीबा की फिक्र में घुलते हुए बोली थी। मम्मा अभी फ़िलहाल किसी को नहीं ले जाना चाहता। पापा के सर पर भी बहुत जिम्मेदारी है, इसलिए मैं नहीं चाहता मैं उनको परेशान करूं। और मेरा दिल है अब मैं कई जिम्मेदारियों को कम करूं वो और उनका हाथ बटाऊं। वैसे मैं जब महीने बाद वापस आऊँगा तो इधर एक कॉलेज बनाना है जिसके प्रोजेक्ट्स मैंने शुरू किए हुए हैं। और मेरे इतने इल्म का क्या फ़ायदा, हम पढ़ लिख कर बाहर सेटल हो जाए, अपने गांव में कोई फ़ायदा ही ना हो। वैसे भी आज की लड़की पढ़ नहीं पा रही, फिर वो अपने हक़ के लिए नहीं लड़ सकती। करता है बेटा और भरती है बेटी। क्यों हर बार एक बेटी झुके? क्योंकि वो एक बेटी है इसीलिए नहीं मम्मा, क्योंकि हर बार एक लड़की अपनी शिकस्त तस्लीम करे। बात करते उसके इरादे मजबूत लग रहे थे और उसके सर्द निगाहों के तासुर देखकर रीबा नजरें झुकाकर खाना खाने लग पड़ी। क्योंकि एक और इछोल और एक और बेटी रस्मों की भीड़ चले। इस कदर बेकदरी अरीबा की आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल आए। वो उसके लिए किसी थी। वो अपने आंसू को जल्दी से छुपा गया। अल्लाह तुम्हें इस काम में कामयाबी दे। लेकिन सावी तुम्हारे बाबा की भी यही ख्वाहिश है और मेरा भी यही फैसला है। तुम अरीबा को अपने साथ ले जाओ। तुम्हारी जिम्मेदारियों में सर फहरिस्त जिम्मेदारी है। वैसे भी बच्चे है और परेशान हो जाएगी। वो उसकी तरफ देखकर सख्त लहजे में कह रही थी। उनको देखकर और अटल लहजे को देखकर इनकार नहीं कर पाया था वो। बिजनेस टूर के साथ मेरी बहू को भी ले जाओ। मेरी ख्वाहिश का एहतराम करो। मैं माँ हूँ तुम्हारी। बातें करते करते आखिर में उनका लहजा सख्त हो गया था। इससे पहले मैं आपका बेटा हूँ, उसने उनको अरीबा के माथे पर प्यार करते देख नाराज़गी से कहा था, क्योंकि उसे सास बहू का प्यार हजम नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे पोतियाँ और इस हवेली के वारिस ये पता करेगी। वो उसकी तरफ देख कर कहते हुए अंदर चली गई और इनकी बात पर अरीबा का मुंह सुर्ख हो गया था। आपका शुक्रिया, आप सारी रात मेरे लिए जागती रही हो। मुझे दुख है कि आपने मेरी वजह से सारी रात सहमत उठाई है। पीछे टेबल पर अरीबा और वो भी बैठे रह गए थे जब तक उसने उसके सुर्ख चेहरे को देखते हुए सर्द लहजे में कहा था। फ़िलहाल मैं आपकी बीवी हूँ। आपकी हर तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ है। जब तक मैं आपकी सरपरस्ती में हूँ आपकी सारी जिम्मेदारी निभाऊंगी, इसलिए मेरी शुक्रगुजार ना हो। और बात जब तलाक की होगी तो फिर और बात है। उससे रात वाली बात का हवाला देते हुए बोल रही थी। उसकी पूरे एतमादी एक लम्हे को उसे चौंका गई। लेकिन फिर उसकी बात पर लब भींच कर रह गया था। तो क्या वो अभी भी इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहती थी? ज़ाबैर ने उसकी तलाक का और मतलब लिया तो वो सोचता ही रह गया। जब आप ये रिश्ता नहीं रखना चाहते, आप इस रिश्ते में गुंजाइश पैदा नहीं करना चाहते, फिर क्यों मेरी माँ को आरजी खुश कर रही हैं? आखिर क्यों? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। वो उसको बाजुओं से पकड़कर अपनी सुर्ख आंखें उस पर गाड़ता हुआ बोला। उसकी आंखें अरीबा को ज़मान को अपने वजूद में गड़ती हुई महसूस हुई थी। इधर मेरी माँ पोतों के लिए तरस रही है और इधर बेटे की बीवी तलाक के लिए। उसे एक बाजुओं से पकड़ता खींचता हुआ कमरे में ले गया था। तो मिस अरीबा क्या मसला है? जब तलाक लेनी थी तो शादी क्यों की? उसे सोफे पर फेंकता हुआ बोला।
उस वक्त आपको किसी ने फोर्स किया था या मैंने गन पॉइंट पे शादी की थी? मुझे आपके एक एक सवाल का जवाब चाहिए। इससे पहले वो गुजरती कि उसे बाजुओं से पकड़कर अपनी कैद में किया था उसने। उस वक्त मेरी मर्जी शामिल नहीं थी, मुझसे किसी ने नहीं पूछा था और शादी के बाद भी मैंने आपको शौहर नहीं माना था। मैं आपको बुरा इंसान समझती थी। इस वक्त मैं समझती थी कि बाकी लोगों की तरह आप भी मेरे साथ गलत करेंगे, मुझे छोड़ देंगे। आप भी मुझे बाकियों की तरह बाकियों की तरह किरदार के ठीक इंसान नहीं लगते थे। लेकिन अब उसके साथ सख्त आसरात देखकर डरी और अपनी बात बताना शुरू की। बस मिस सरीबा, आपको मेरी ज़ात की तस्लील करने का कोई हक़ नहीं। अगर आप ये रिश्ता ख़त्म करना चाहती हैं तो शौक़ से करिए, लेकिन एक दफ़ा नारायण कागान जाने के बाद उसके बाद फिर मैं अपनी माँ से बहाना कर लूँगा। उसकी पूरी बात सुने बगैर ही बदजन हुआ और अपना फ़ैसला सुनाया था। मेरी बात का वो मतलब नहीं था जो आप समझ रहे हैं, उसने अपनी सफाई में बोलना चाहा। आपकी बात का जो भी मतलब था मैं समझ चुका हूँ। अब मैं आपको अपने मतलब की बात बता रहा हूँ, वो पूरा करें, इसके अलावा मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं। जबकि पीछे हरीबा तहीं दामक खड़ी रह गई। उसने सोचा था कि वो उसकी बात सुनेगा और समझेगा, लेकिन वो तो सिरे से बदगुमान था। इशल ने 2 दफ़ा शादिर को उठाया था पर वो नहीं उठा था। उसने गोलगप्पे खाने थे, लेकिन उसका जहन किसी सोच के काबिल नहीं हुआ। आखिर उसके जहन में एक शरारत आई। पहले उसने मुँह बनाया, फिर बाल बिखेरे और अपनी आंखों पर पानी लगाया और उसके पास बैठ गई। उठे, मुझे घबराहट हो रही है। क्या हुआ? शादिर एकदम से परेशानी लाक हुई थी। उसने समझा कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। वो गड़बड़ा गया। वो उसके पास बैठी थोड़ी सी मुश्किल से सांस ले रही थी। शादिर ने समझा कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सिर पर दुपट्टा नहीं था, बाल भी बिखरे हुए थे। इसकी हालत को समझता, उसके अपनी तरफ खींचता, उसकी सांसों पर तसल्लुत जमा गया। जबकि इशल के तो होश ठिकाने लग गए थे। उसकी आंखें हैरत से फटने को तैयार थी। वो उसके सीने पर मुक्के मारने लगी, लेकिन वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर कुछ देर बाद उसको छोड़ा था। इशल इस लम्हे पछता रही थी कि जब उसने इस हरकत का सोचा था। उसे ये हरकत बहुत महंगी पड़ी थी। हटिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। वो उसके पास बैठी उसे नाराज़ सी अपनी सांसें दुरुस्त करने की कोशिश कर रही थी। कभी कभी वाकई इस कंडीशन में ऐसी हालत हो जाती थी। डॉक्टर ने भी इसे कोई काम करने का ना कहा था, इसलिए शाजिर ने मुलाजमा को मुकम्मल मना किया होता कि इसने कोई काम किया तो मुझे बताना। ये लो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो मोहतरमा की जान बचाई, ऊपर से मुझसे ही खफा हो रही हैं। उसके चेहरे पर बिखरे रंगों को देखते हुए बोला तो उसका चेहरा शर्म से ऐसे लाल हुआ कि फिर नजरें ना उठ सकी। मेरा दिल कर रहा था मैं खुली फिजा में सांस लूँ, इसलिए आपको उठाया मैंने। ये तो नहीं कहा था कि गोलगप्पे खाने हैं। वो उसके फूले मुंह देखकर बोला। सच्ची, आपको कैसे पता चला मैंने आपको गोलगप्पों के लिए उठाया है? वो एकदम से कहती जुबान दांतों तले दबा गई कि उसके मुंह से सच निकल गया था। वो अपनी इस मासूम बागड़ बिल्ली की चालाकी देखकर मुस्कुराया था, क्योंकि उसने रात को गोलगप्पे खाने की फरमाइश की तो शाजिर ने साफ लफ्ज़ों में इनकार किया था कि कोई गंदी चीज़ नहीं खानी। अब उसने यह तरीका ढूंढा था कि उसकी तबीयत सुनकर परेशान हो जाए। तो फिर जल्दी करें ना, चलें किधर? वो उसकी तेज़ी देखकर हैरान हुआ। गोलगप्पे खाने में बेड से उतरने लगी और साथ जवाब देने लगी। सुभान अल्लाह, सदके जाऊँ मैं आपके। इधर कोई रेहड़ी या स्टॉल लगा हुआ है जो मैं आपको ले जाऊँ? फिर मैंने आपसे बात नहीं करनी, मुझे बुलाइएगा मत, मैं नाराज़ हो रही हूँ। ठीक है, हो जाओ। शाजिर ने उसे देखा जो अपने ऊपर कंफर्टर खींचती क्यूट मुँह बनाते हुए बोली थे। पक्का हो जाऊँ? फिर आपने मेरी मिन्नतें करनी है, लेकिन मैंने नहीं मानना। लेकिन मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि मैं आपको झुकता हुआ नहीं देख सकती। हो जाओ, मैं नहीं करूँगा मिन्नतें। शाजिर ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। फिर मैं हो रही हूँ, अब आपने मुझे बुलाना नहीं है। कुछ देर वो वाकई ना बोली थी और सच में कुछ देर उसकी आवाज़ ना सुनता पाकर वो उसकी तरफ झुकाया जो बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी और कंफर्टर में लेटी हुई थी। मैं सो रही हूँ शाहू के अब्बा, और अब आपसे नाराज़ हूँ। प्रेगनेंसी के बाद जब कभी शदीद गुस्से में होती तो ये कहती थी। अमूमन वो शाह ही कहती थी। अब भी वो उसे रोककर कंफर्टर सेट से पाँव तक लपेटे हुए थे, लेकिन उसके शाहू के अब्बा कहने पर उसके दिल में कई फीलिंग्स जग आ गई थी। अच्छा, मुँह तो बाहर करो, फिर मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। उसे लालच देते हुए बोला। खाइए मेरे सर की कसम। वो फिर से निरूठे आवाज़ में बोले। सर फिर भी बाहर ना निकाला था। हाँ, खिलाऊंगा, पर सर की कसम नहीं खाता। पर मैं सच कह रहा हूँ। सच्ची? उसकी संजीदा और पुख्ता आवाज़ सुनती ही सर बाहर निकाल गई और उसे देखा जो बिल्कुल उसके करीब लेटा हुआ था। मुच्ची, पर मेरी एक शर्त है। मैं खुद बना के दूंगा, लेकिन मेरी शर्त माननी पड़ेगी। उसकी खुशी में इजाफा करते हुए उसका उपमान रख गया था। थैंक यू शादिर, आप बहुत अच्छे हैं। वो खुशी की शिद्दत से अपना मुंह उसकी तरफ करती और थोड़ी सी ऊपर होकर इसके गाल पर प्यार कर गई। जल्दी से शर्त बताएं। फिर शर्त सुनकर उसका मुंह लाल हो गया था। शाह की जान, अपना मतलब तो मुझे मक्खन लगा के निकाल रही हूँ। मैं कैसे निकालूँ? उसके कान में गंभीर लहजे में कहता। उसकी नन्ही सी नाक पर बोसा दिया और उसको देखने लगा। देखें, वो उसकी नज़रों से खुद को छुपाने के लिए उसके सीने में सर दे गई। देख ही तो रहा हूँ, अब तुम मोटी हो रही हो। उसकी गर्दन पर प्यार करते हुए बोला। व्हाट?
अब आप मुझे बुलाइएगा मत। वो उससे दूर होती फिर से लेट गई। वो उसको देखता रहा, उसके शराफत पर गहरी नज़र डालते हुए बोला, जो सच में भालू की तरह लग रही थी और अब शायद सीरियस वाली नाराज़ थी। उसको ऐसे देखो कंफर्टर हटाया तो वो रो रही थी। अब क्या हुआ? कोई हाल नहीं है। उसके आंसू देख शादी ने नफ़ीम से हिलाए। छोड़े मुझे, आपने मुझे मोटी कहा। वो उसके हाथ से कंफर्टर लेती फिर से अपने ऊपर करती हुई बोली थी, मिसिस कान में कोई मसला तो नहीं है? मैंने मोटी नहीं ब्यूटी कहा था। वो उसके आगे आते हुए बोला, जाएं अब आप तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। आपने मुझे बहरी भी बना दी। हाय ये औरत, मैंने साथ में ब्यूटी भी कहा था। वो सर पीट कर रह गया। एक मसला सर किया तो दूसरा उसके ऊपर आ गया। वो अपनी शाल उठाता बेड की दूसरी साइड पर आया, उसके सर से कंफर्टर उतार कर उसके ऊपर शाल करवाई और उसे किसी गुड़िया की तरह बाजुओं में नरमी से उठा लिया। छोड़ें। वो दिल ही दिल में खुश होती मसनूई नाराज़गी से बोली, खामोश। अब आवाज़ न आया। उसे हिदायत करता फ़ोन उठाता किचन में ले आया। आराम से किचन की स्लेब पर बिठाया था और अब किचन की कैबिनेट से मैदा निकालता बर्तन में पानी लेते हुए आटा गूंदने लगा। इशल ने उसको ऐसे अपनी फिक्र में होता देख उसकी आंख से एक आंसू निकला था। ऐसे शख्स का ज़िंदगी में होना उसके लिए किसी नेमत से कम ना था। वो आटा गूंद चुका था। अब ऑयल गर्म करने के लिए रखा, फिर इसकी गोलगप्पों की शेप देता फ्राई करने लगा। हजरात, आपके गांव के सरदार शादर यूसुफ जई अपनी बीवी के लिए रात के 2:30 बजे काम कर रहे हैं। आइए और देख कर जाइए। वो बिल्कुल संजीदा होकर काम कर रहा था जब उसकी ज़िंदगी से भरपूर आवाज़ सुनी और पलट कर उसको घूर कर देखा, जिसने मुंह के आगे हाथ रखे हुए थे। उसे घूरता नफ़ीम से हिलाकर दोबारा काम करने लगा। गोलगप्पों वाला मसला सर हुआ था। मोबाइल पॉकेट से निकालकर यूट्यूब से चटनी की रेसिपी देखता रहा। चटनी तैयार करके और गर्म करके पानी में रखे हुए वहीं दही बड़े निकाले और उनका मसाला तैयार करें। जल्दी करें ना। जब किशल के मुंह में पानी आ रहा था वो बेसब्री से बोली, बस हो गया है। उसके पास गोलगप्पे लेके आता हुआ बोला, जल्दी करें ना। वो ज़ुबान मुँह पर फेरती हुई बोली। शादी ने चम्मच उठाई तो उसको हल्का सा तोड़कर मसाला भला। चलो मुंह खोलो। उसके मुंह के आगे गोलगप्पा रखता हुआ बोला, हाय अल्लाह, आपको किसी ने सिखाया नहीं ऐसे इसमें ऐसे मसाला कैसे बढ़ते हैं? उसके गोलगप्पे को चेक किया और बुरा सा मुँह बनाया। दे मुझे। वो दही बड़ों में मसाला भर के डाला और खाने लगी। आप भी खाए ना। छठे गोलगप्पे में मसाला तैयार किया और शादर के मुंह में डाला। नहीं, मैं ऐसी चीज़ें नहीं खाता। उसके मुंह ने चेहरे पर नजरें टिकाते हुए वो बोला, मेरी खाते प्लीज़। वो उसके मुंह के आगे करती हुई बोली, एक तो तुम्हारी मासूमियत मेरी जान ले जाती है। शादर उसकी छोटी सी कारकर्दगी पर मुस्कुराया और मुंह खोला, पानी दो। एक खाने के बाद उसे लगा वो होश में नहीं रहा। इसने इतनी मिर्ची मसाला था। उसके कान नाक से धुआं निकला, आंखों से पानी आने लगा। ऐसे लगा उसके हलक में मिर्चें फंस गई। उसका बहुत बुरा हाल हुआ। क्या हुआ आपको? उसकी हालत देखकर इशल को खुद भी होश भूल गई। किचन कैबिनेट से उतरी, पानी लाई और चेयर पर बिठा कर उसे पिलाया। वो बुरी तरह खांस रहा था। इशल ने पीछे से हाथों से उसकी पुश्त थपथपाई। आप ठीक तो है ना? उसके पास झुकती, उसके भरे भरे चेहरे को अपने छोटे हाथों में भरती आपने ऊपर उसकी शाल से उसका चेहरा साफ करने लगी, जिसकी आंखों से पानी आया था। ठीक हो मिसी? तो जब कुछ कहने के काबिल हुआ तो ये ही कह सका, क्योंकि वो बहुत डरी हुई लग रही थी। मेरी ही गलती है जो मैं आपको इस वक्त ले आई। मैं कितनी बुरी हूँ। हाँ ये तो है, वो कहता बाजुओं से पकड़ के से अपने गोद में उठा दिया, जो उसकी फिक्र में हल्कान हो रही थी। सच में कितनी बुरी हूँ मैं? वो जो उसके आगे बैठी हुई मासूमियत से बोली, हाँ वाकई मुझे पता है तुम कितनी बुरी हो। उसकी नाक से नाक मस करते हुए बोला, कितनी बुरी? ईशा ये कहते हुए रोने के दर पे थी। इतनी बुरी कि कोई प्यार ही नहीं करती और दूर दूर भागती हो, नज़दीक बिल्कुल भी नहीं आती। मुझे सुबह सुबह भगाने के चक्करों में होती हो। मेरे शाहू की माँ का ख्याल नहीं रखती, हर वक्त शरारतों के मूड में रहती हो और मेरे शाहू के अब्बा को तो बिल्कुल ही भूल गई हो। इतना नहीं करते कि शाहू के अब्बा की शर्त पूरी कर दो। बस करें, मैं आपको इसीलिए भगाती हूँ। आप सुबह सुबह बिगड़े होते हैं। उसके मुंह के आगे हाथ रखते ही शर्म से उसका मुंह बंद करवा गई और जज्बात की लू भरी नज़रों से चुपती उसके सीने में मुंह छुपा गई। उसको यहाँ ये तीसरा दिन हो गया था। वो अपनी कंपनी मलेशिया आया था। वो अपने माँ बाप की फरमाइश पे उसे ले तो आया, लेकिन यहाँ सारा दिन वो तनहा रहती थी। वो सारे दिन काम के सिलसिले में ऑफिस में होता और रात को जब आता तो बमुश्किल 1-2 घंटे, फिर आधी रात को परफ्यूम वगैरह लगा कर निकल जाता और फिर जब आता तो हाथ में फ़ोन लिए किसी से बातें करता रहता। ज़ावियार ने अपनी मामूलाती ज़िंदगी यही बना ली थी। दिन को तो सड़कों पर रौनक देखती रहती, पर रात होते ही उदासी इसके ऊपर नाग की तरह पन फैला लेती। फिर वो होती या उसकी तन्हाई और वो दुश्मन जहाँ इसे यहाँ लाकर बिल्कुल भूल गया था। उसकी ज़िंदगी का साथी, हमराह, उसका सब कुछ, लेकिन वो उसके होते हुए भी तन्हा थी। घड़ी 12 का हिंसा पार कर गई थी जब उसे फ्लैट का दरवाज़ा खुलता महसूस हुआ। वो सोफे पर लेटती अपने ऊपर कंफर्ट डालकर सोती बन गई। वो दरवाज़ा खोलकर दबे पाँव अंदर आया तो उसको सोते हुए पाया। हर तरफ अंधेरा था। पास साइड टेबल पर हल्का लैंप ऑन था। लाइट इतनी थी कि कमरे में रोशनी
ऑन थी तो वो उसके करीब चला आया, जबकि दूसरी तरफ अरीबा उसको अपनी तरफ आता देख और अपने नज़दीक आता देखकर सांस रोक गई थी। उठे, मुझे खाना दें। वो उसे बाजुओं से पकड़कर हिला गया, जबकि अरीबा को ऐसा लगा उसको जैसे किसी नंगी तार ने छू लिया। उसके बाजुओं पर पड़े लम्ब से उसका जिस्म जल उठा हो। इससे पहले वो चेक करता कि वो सोई हुई है या नहीं, वो जल्दी से उठ बैठी। हरी, अब जल्दी करें, वो ये कहता खुद बेड पर बैठ गया, जबकि अरीबा ने एक नज़र उसके हुलिये पर डाली। गिरीबान के 3 बटन खुले हुए थे, बाल बिखरे, जो पहले सही तैयार होकर निकला था अब उसकी हालत बिखरी हुई थी। वो उसकी हालत देखकर जलकर राख हुई, जबकि उसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। वो ये कहना चाहते थे कि पहले ऑफिस में सारा दिन आवारागर्दियाँ करना, इसे सारा दिन खाना खाने का टाइम नहीं मिलता, अब रात का इस टाइम से खाना मांग रहा था। वो उसकी मुलाजमत थी जो उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखती। इससे अच्छी तो वो हवेली में थी, कम से कम खुश तो थी। वो इतने बड़े मुल्क में ले आया, पर एक किस्म का उसे कैद करके ही जाता था। उठेंगी या आपको उठाकर किचन तक छोड़ कर आऊँ? उसके चेहरे के तपे हुए तासरात देखता हुआ बोला था। नाश्ता बनाऊँ या आपके लिए डिनर? उसका मोबाइल में घुसे देखकर घड़ी का टाइम देख नरम मगर काटदार लहजे में बोली, जो आपका दिल करे। सादा सा बंदा हूँ, कुछ भी खा लूँगा, वैसे मुझे इतनी भूख नहीं है। वैसे मैंने अपनी एम्प्लाई के साथ डिनर। वो उसके चले तासरात देखता मोबाइल में गुम होते ही कहता अपनी बात अधूरा छोड़ गया। फिर आप खुद ही ले आए, मुझे क्यों उठाने की जहमत की? मैं बिल्कुल भी नहीं उठना। मैंने वो जैसे ज़िद्दी होकर दोबारा बैठ गई थी। ठीक है, आप और क्या करना चाहती हैं? और कोई काम तो कर दे मेरा, ये एकदम कहता उठता उसके पास सोफे पर आया, जो एक हाथ अपनी गोद में रखे एकदम से परेशान हो गई थी। चलें बताएं। वो उसके नज़दीक होता उसकी कमर पर घेरा सख्त कर गया। छोड़ें। वो उसके हाथ की गिरफ्त अपने दुपट्टे पर बढ़ते देखकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, जबकि वो उसको बहुत खौफजदा होते देख एकदम से छोटा भाई लाउंज में निकल गया। इसे अरीबा पर बहुत गुस्सा आया था, उसके और अपने रिश्ते को देखना चाहता था, लेकिन वैसे रिएक्ट करती थी जैसे वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा हो। लाउंज में के सोफे पर अपनी शाल करता आंखें बंद करके लेट गया, जबकि थोड़ी सी देर बाद टेबल उसके पास रखते ही वो खाना रख गई थी। खाना खा लें। वो पानी का गिलास लेकर आई थी। ले जाओ, मैंने नहीं खाना। अरीबा ने देखा जिसने बंद आंखों के साथ जवाब दिया था। मुझे नींद से उठाकर अब नखरे करने का क्या फ़ायदा? वो गुस्से से तब कर बोली, मेरे दिमाग चाटना बंद करें और यहाँ से चलती बने। ये ना हो मैं गुस्से में आके कुछ गलत कर बैठूँ। जावेर उठ बैठा था। उसने उसे निकल जाने का कहा था, गोया दूसरे लफ्ज़ों में कह रहा हो दफ़ा हो जाओ। ग्रीन और रेड इम्तिजाज फ्राक में कामत लग रही थी। वो चाहता तो उससे अपना हक जता सकता था, लेकिन वो उसको तोड़ना नहीं चाहता था। वो इतने दिनों बाद उसके सामने खड़ी एतमाद से बोल रही थी। वो नहीं चाहता उसकी ज़ात का गुरूर को तोड़े, जो कि पहले ही टूटा हुआ था, लेकिन उसको अपने करीब भी नहीं आने देती थी। वो थक गया था इस जायज़ रिश्ते से नज़रें चुराते चुराते। चली जाएँ, 1 मिनट में अपनी शक्ल गुम करें, गेट आउट। वो धाड़ा, क्योंकि वो कब से खड़ी इसका जब्त आजमा रही थी। अब मैं आपको क्यों अच्छी लगूंगी? जब बाहर से अपनी हवस पूरी करके उसने उसके गाल पे लगी लिपस्टिक देकर भड़ास निकालनी चाहिए। अरीबा उसके नज़दीक आता पूरी कुवत से 3-4 थप्पड़ लगाता हुआ धारता हुआ बोला, आप मेरे बारे में इतना घटिया सोचती हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आपको बताएं कब करीब आया मैं आपके? बताएं कब क्या मैंने हवस का मुजाहरा? सारा दिन मैं घर से बाहर रहता हूँ, रातों को कभी ऑफिस में तो कभी सड़कों पर आवारागर्दियाँ करता हूँ। आप मेरी वजह से परेशान ना हो, आप मेरी वजह से ना डरें। जायज़ हुकूक होकर आपके करीब सिर्फ इसलिए नहीं आता क्योंकि मुझे डर लगता है कि मुझसे कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जिससे आपके चेहरे पर खौफ हो। जब पर आप मुझे हवसपरस्त समझती हैं, तो क्यों ना ये हवस आप ना नहीं प्लीज़। वो जो उसके थप्पड़ों से संभल ना सकी, नीचे गिरी। उसको अपने करीब बैठते देख उसको अपने बाजू पास झुकते देखकर डर से बोली, नहीं हवसपरस्त हूँ, कुछ तो करूँगा। जब आप मुझे हवसपरस्त समझती हैं, तो क्यों ना इस बात का अमली मुजाहिरा हो जाए। वो उसकी कलाई मरोड़ता हुआ बोला, ना नहीं प्लीज़, मुझे माफ़ कर दें। कहते हैं तो मैं आपके पाँव पड़ जाती हूँ। वो शर्मिंदगी से उसकी तरफ देखती हुई बोली, ना इतनी जल्दी माफ़ी नहीं। अरीबा भी आपको मेरी गुजरी रातों का हिसाब देना होगा, जो आपकी वजह से मैंने रातें सड़कों और ऑफिस में गुजारी हैं। उसकी रगें तनी हुई थी। जब मैं आपके करीब आता तो न जाने कितने ज़ब्त के कितने पहरे बिठा कर रखता हूँ, और आप दूर जाकर मज़ीद मुझे आजमाती हैं। ये जो आपके और मेरे दरमियान लंबे फासले हैं, मैं ये चाहूँ तो एक पल में मिटा दूँ। एक पल में, महज एक पल लगेगा। मैं आपको और ख़ुद को एक कर लूँ और आप देखती रह जाएंगी। वो सुरमई आंखें उस पर गाड़ते हुए बोला था, जब मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती तो फिर आपके दिल में क्यों मेरे साथ की तलब है? ये कहते वक्त अरीबा की आंखों उसके लफ्ज़ों का साथ नहीं दे पा रही थी। अब समझ आ गई है मुझे क्यों आपको मेरे साथ ही चाहने, इसलिए आपके दिल में अभी तक शाज़र। ज़ावियार प्लीज़ स्टॉप इट। अब आप एक लफ्ज़ भी नहीं कहेंगे। उसके बाद बीच में काटती हुई चीखी थी अरीबा। उसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस हुई थी। नहीं मिस अरीबा, मैं इतना बच्चा नहीं हूँ
जो इन चालाकियों को समझ ना सकूं। मैं क्यों उस गुमान में रहकर अपनी ज़िंदगी ख़राब करूं कि आप मेरे साथ की चाह रखेंगी। जब आप नहीं रहना चाहती तो मैं अनचाहे बंधन को क्यों बांध के रखूं। वो अपने आप को कंट्रोल करता फैसले की आखिरी नहिज पर पहुंच चुका था। मैं ज़ावियार मीर अली खान अरीबा ज़मान यूसुफ ज़ई को। नहीं प्लीज़, आप वो लफ्ज़ नहीं बोलेंगे। उसके बिल्कुल करीब होते उसके मुंह पर हाथ जमा गई थी। मैं मर जाऊंगी। मैं एक लम्हा भी आपके बगैर नहीं गुजार सकती। पूरी ज़िंदगी कैसे। आप कितने सफाक हैं जो एक ही पल में फ़ैसला करने वाले थे। आप मेरी चलती सांसों को रोकना चाहते थे। आपको नहीं पता, आप भी मेरे बाबा की तरह बनना चाहते थे। सारा दिन मैं आपकी तस्वीरों को देखती रहती हूँ, पागलों की तरह आपकी तस्वीरों से बातें करती हूँ कि आपकी तस्वीरें भी मुझे मेहरबान लगती हूँ। अपनी बिखरी सांसों पर काबू पाती ज़ोर से रोते हुए बोल रही थी। बताएं ना, क्यों मुझे खुद से जुदा कर रहे हैं। बताएं ना ज़ावी, क्यों आप मेरी जीने की वजह ख़त्म करना चाहते हैं। मेरी ज़ात तो पहले ही बिखरी पड़ी है। मैं तो अधूरी थी। सबने ज़बरदस्ती शादी करवाई, मेरा दिल नहीं था। पर जब से आप मेरी ज़िंदगी में हैं, आपकी बातें भी मेरी ज़ख्मों की दवा हैं। ये देखें, आप समझते हैं मैं शादिर को पसंद करती हूँ, इसीलिए आपको करीब नहीं आने देती। वो उसके मुंह से हाथ उठाती, अपने दुपट्टे को उतारती, उसके सामने अपनी गर्दन करती हुई बोली, जिस पर जगह जगह गर्दन के बैग पर भी जगह जगह हैवान की दरिंदगी के निशान थे। ज़ावियार फुक चेहरे से उसे देखने लगा। उसका गुस्सा कहीं दूर सोया था। वो लड़की इतने करब से गुजरी थी। वो समझता था कि उस पर गुजरी क़यामत को जानता है, लेकिन वो तो उस पे गुजरे एक पल का भी अंदाज़ा नहीं लगा पाया था। ये देखें, आप ऐसी दागी लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप तो पाक इंसान हैं। आपका ज़मीर ये गवारा करेगा क्या। ज़ावियार जो साकिन ज़हन से उसे देख रहा था, उसके अगले इक़दाम पर जैसे कि होश में आया था। वो फ़्राक की बैक ज़िप खोल रही थी जो थोड़ी सी खुल गई थी। ये क्या कर रही हैं आप। वो झट से उसके हाथों को अपने काबू में कर गया। उसके अगले कदम से घबराया था। उसको अपने साथ लगा गया और नीचे बैठते ही उसको अपनी गोद में बिठा गया। रोने की वजह से उसका पूरा वजूद कांप रहा था। सब कुछ भूल जाएं, याद रखें तो सिर्फ इतना कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। आपने मुझे पहले सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि मैं आपको छोड़ दूंगा या आपकी किरदारकुशी करूंगा। याद रखें, आप मेरी ज़िंदगी के हमसफ़र हैं, मेरी कुल कायनात हैं। आप पता है, मैं बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। तो लिबास का मतलब पता है ना आपको। लिबास का मतलब होता है पर्दा। और मैं आपका पर्दा क्यों खोलता। मैं कसम खा के कहता हूँ, आप मेरे लिए इस दुनिया की पाक तरीन औरत हैं। और भी बीवियाँ होती हैं जो शोहरों को मुतवज्जा करने के लिए मेकअप और न जाने कौन कौन सी आराइशात से सजाती हैं खुद को। लेकिन मैंने जब भी आपको देखा तो दुपट्टे में ही देखा। आपका दुपट्टे में पुरनूर चेहरा मुझे दुनिया की हर फ़रेब से पाक लगता है। मुझे अपने रब की तरफ से दी गई नेमत पर फ़ख्र है। और आपने मुझे पाक कहा। आपने बिल्कुल गलत कहा। इस दुनिया में कोई पाक नहीं सिवाय अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के। और ख़ुद को नामुकम्मल और अधूरा कहा। पता है, पाक सिर्फ अल्लाह और नबी की ज़ात है, मुकम्मल भी नबी की ज़ात है। मेरी ज़ात नामुकम्मल है, आपकी ज़ात नामुकम्मल है, सबकी ज़ात नामुकम्मल है, क्योंकि कोई भी इतना दूध का धुला नहीं होता। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, जैसा मर्द होगा वैसी औरत मिलेगी। ये कुरान कहता है। फिर आपको कैसे लगता है कि मैं पाक हूँ। और एक बात और, औरत इसी मर्द के निकाह में आती है जिसकी पसली से बनाई गई हो, और मर्द उसी औरत की हिफाजत करता है। फिर मैं आपकी ही हिफाजत करूँगा, किसी गैर की तो नहीं। वो उसको थपकता पुरसुकून कर रहा था। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मैंने आपको गलत समझा। वो सहलादा होती हुई बोली, मैं समझी थी मैं जब आपके करीब आऊँगी तो अपने अल्लाह को भूल जाऊँगी। लेकिन अगर मेरे साथ ये हादसा ना होता तो आपको नज़रअंदाज कर सकती। भला आप तो मेरे मजाजी खुदा है ना। उसने आंसू से जलथल निगाहें उठाकर उससे ताईद चाही थी। मुझे इतना तो नहीं, थोड़ा इल्म था। अगर आप मुझे नज़रअंदाज कर रही हैं तो इसकी कोई ख़ास वजह है, या कोई ख़ास और पाक हस्ती है, वरना मेरी रीबा मुझे हर्ट करे ये मैं सोच भी नहीं सकता। उसका चेहरा हाथों में थामे होकर इद्दत से बोला और उसकी पेशानी पर लम्स रखा। आपके लिए खाना ले आऊँ, आपको भूख लगी होगी। उसकी कुर्बत और उसके लम्स से वो धनक रंग लगने लगी थी, इसीलिए हिजाब लहजे में बोली। पहली बार वो अपनी भरपूर तवज्जो और इस्तेकाक अमेज़ में नहायत ही करीब था। उसकी लालमी पलकें हया अमेज़ अंदाज में झुक पड़ी थीं। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं आपको वो मुकाम न दे पाई जो एक बीवी अपने शौहर को देती है और जिसके आप मुस्तहिक हैं। प्लीज़ आप मुझे इतना ख़ास ना बनाएं। आप अल्लाह की कितनी मोअज़्ज़िज़ होंगी ये सिर्फ वो रब ही जानता है। और हाँ, आप रोएंगी बिल्कुल, क्योंकि मुझे अपनी रोती हुई बीवी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर आज आप मान गई तो फिर थोड़ा बहुत रोमांस कर लूँगा आपसे। इतने दिनों से आपने मुझे तरसा के रखा है। वैसे रोमांस के मामले में बुरी नहीं, बहुत बुरी हैं आप। उसकी बात समझती वो शर्म हया से दौड़ी हुई अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। ज़ावियार ने अपनी इस बेहद शर्मीली बीवी को शर्माता हुआ देखा तो कहका लगाकर बोला, वैसे मुझे अनीबा ने वलीमे के दिन कहा था कि आपकी शर्म हया इतनी खूबसूरत है, मैं चाहूँ भी तो आपकी इन कातलाना अदाओं से बच नहीं सकता।
आपने कब सुना? वो घबरा कर बोली थी, क्योंकि ये बात तो अनीबा ने वलीमे के रोज़ उसके कमरे में हल्की सी कही थी। मैं इतना भी गाफिल नहीं जितना आप मुझे समझती रही। सच बात तो यह है कि आप पहली रात आपसे गाफिल ना हो सका। उसकी आंखों पे प्यार देते हुए बोला। पर आपने आज मुझे 3 थप्पड़ मारे। आप तो भूल गए हैं, पर मुझे ज़ोर से लगे थे। वो खुफगी से उसकी बात याद कराते हुए बोली थी। तो मार लें, सूद समेत वापस ले लें। 3 की बजाय 6 मार लें। ये मेरा मुँह है। वो अपना चेहरा उसके सामने करता हुआ बोला। अरिबन ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा, जो कि बहुत खूबसूरत लगा था उसे ये शख्स अल्लाह की तरफ से मिला हुआ इनाम लगा था। उसके पास होती उसके गाल पर लब रख गई। जिन चेहरों से इश्क उन पर खराशी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, कुजा के थप्पड़, वो हल्का सा कहती पीछे मुड़ी। जबकि उसका ये इज़हार मोहब्बत ज़ावियार मीर अली खान को पागल कर गया। उसके पहले लम्स की पजीराई पर वो हैरान रह गया। वो उसके गाल पर लब रखकर पीछे हुआ। ज़ावियार ने उसकी बैग पर हाथ रखा। अरीबा को अपनी कमर पर ठंडे हाथ महसूस हुए तो लरस कर रह गई। वो कांपने लग पड़ी। उसकी जिप खुली होने की वजह से ज़ावियार को उसकी बैग हल्की से नजर आई। ज़ावियार ने उसकी बैग जिप बंद की, 1 मिनट में बंद की। जबकि अरीबा की सांस में सांस आई। उसने जल्दी से अपने गिर्द नमाज की शक्ल में शाल लिपेट ली थी। आपके लिए खाना लाई थी, काफ़ी बनानी है ना आपके लिए? उसकी जज्बात से भरपूर निगाहों से घबराते हुए बोली। अच्छा, अब आप मुझे इग्नोर कर रही हैं फिर से? वो फिर से नाराज़ हो। आपने सोच भी कैसे लिया ज़ाविया मैं आपको इग्नोर करूँगी? आप जानबूझ के ऐसी बातें करते हैं। मैं बस आपके लिए खाना। वो जो उठने लगी थी, रूहानी होकर वहीं बैठ गई। छोड़ें खाने को। ज़ाविया ने उसे उठाया और रूम में ले आया। उसे बेड की एक साइड पर बिठा के खुद अपनी शॉल बेड पर रखता उधर ही उसके पास लेट गया। अब आप बताएं, मेरी तस्वीरें कहाँ से मिली, जिनको आप सारा दिन देखती रहती थी? ये बात वो शरीर अंदाज में कह रहा था, जबकि वह झिपी थी, और अपना सर उसके चौड़े सीने पर रख दिया। बताए ना। वो उसको बाजू से पकड़कर अपने साथ लेटा गया और खुद उसके ऊपर झुकाया। वो वो मैं हवेली से लाई थी। वो घिघियाई, जबकि ज़ावियार बिना वक्त ज़ाया किए उसके अल्फाज को अपनी कैद में ले गया। थोड़ी सी देर बाद पीछे हटा, जबकि वो शर्सी से देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। क्या हुआ है आपको? अरबे एकदम से निगाहें फेर की। ज़ाबिया ने उसका निगाह फेरना महसूस किया तो संजीदगी से पीछे हटा। अभी वो उठता ही कि जब उसे कॉलर से पकड़ती उठ बैठी और खुफकी से बोलती से अपनी तरफ माइल कर गई। एक तो आप छोटे बच्चों की तरह जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, तो आप भी तो मुझे इतना जिद करती हैं। मैं भी इंसान हूँ आके। ये कहते हुए उसके आंसू उसने अपने लबों से चुन लिए। वो उसको साथ लिए लेट गया। अब आपने नखरा किया तो मैंने आपको इतनी लगानी है कि आपकी नस्ल याद रखेगी। थोड़ी देर सो जाएं, फिर नमाज़ पढ़नी है हम दोनों ने। उसके माथे पर लब रखता हुआ बोला। तकरीबन 10 मिनट बाद अरीबा सो गई थी। उसकी सांसों की आवाज़ सुनी। उसने उसके गिर्द लिपटी शाल देखी, जो उसने सही तरह से लिपेट रखी थी। हद है, हद ही ख़त्म है आप पर भी। ये बोलकर उसने सिर नफ़ी में हिलाया। मेरे नज़दीक आने पर मोहतरमा की सांसें बंद होती हैं, और इतनी बड़ी शाल लिपेट कर गया इनको सांस मिलता है। वो उसकी शाल उतार कर साइड रखता बुड़बुड़ाया। उसके सर के साथ सर रखकर पुरसुकून हुआ कि उसकी निगाह उसकी गर्दन के ज़ख्मों पर जा पड़ी, जिस पर गलीज शख्स के बेगैरती के निशान थे। वो मर गया था, लेकिन ज़ावियार के लिए जैसे दुनिया हिल गई थी। उसका दिल कर रहा था उसे कब्र से निकाल के इतने टुकड़े करे उसकी रूह भी पनाह मांगे। इतनी बड़ी क़यामत से कहकर वो ऐसे रिएक्ट करती थी तो वो ठीक ही करती थी। अनीबा कभी भी उस पर अपना आप ना खोलती, और ना ही वो उसकी साइकी जान पाता। लेकिन अनीबा ने उसे फ़ोन करके कहा था कि भाई मेरी बहन पागल है। वो कभी भी आप अपना आप नहीं खोलेंगी। अपनी अना में घुट कर जी लेंगी। वो दिल में बातें रख कर मर जाएगी। भाई, वो एक पागल लड़की अपना घर ख़राब कर लेगी। प्लीज़ भाई, आप उसे मत छोड़िएगा। एक बात है, मेरी बहन है तो मुझे पता है अपना इग्नोर करना उसे बहुत बुरा लगता है, और कोई इसे इग्नोर करे वो उसका मुंह नोच लेती है या फिर अकेली रोती है। फिर उसने सही तरतीब बताई कि वो किस तरह उसको इग्नोर करे और उसे ऐसे हालात पैदा करे। जानबूझकर उसने तलाक का नाम लिया था ताकि वो कुछ तो रिएक्ट करे, और आज वो उसे जान चुका था। उस पर निगाह डाली जो मुंह दूसरी तरफ करके सो रही थी। उसकी गर्दन पर जख्म देखा तो अपना मुंह उसकी गर्दन में घुसेड़ दिया और लब रखे। न जाने कितनी देर उसकी जख्मों की मसीहाई करता रहा था वो। अरीबा की आंख हमेशा की तरह अपने टाइम पर खुली थी। उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हुई तो जल्दी से पीछे हुई। रात के सारे मंजर उसके जहन में ताज़ा हुए। वो शर्म से दोहरी हुई थी। उसने अलहदा होना चाहा, लेकिन उसके मुंह को अपनी गर्दन में घुसा देकर उसके बाजू अपने गिर्द लिपटा टेक कर पहले उसके बाजू हल्के से अपने ऊपर से हटाया और उसके पास से उठी थी कि एक निगाह उस पर डाली, जिसकी शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे। उसे ढेरों शर्म आई। वो उसके पास हुई और कांपते हाथों से उसकी शर्ट के बटन बंद किए और बड़ी मुश्किल से उसकी गर्दन सीधी की थी। वो शानदार शख्स को देखने लगी जो कि पूरा का पूरा उसका था। उसकी कुशादा पेशानी पर आज एक भी बल नहीं था, जो कि हमेशा से देखती आ रही थी। वो उसका महरम और मुहाफिज था, जिसने रात में उसे प्यार और मोहब्बत से छुआ था। वो उसकी रूह तक भी कब्जा कर चुका था, क्योंकि वो शख्स सोता हुआ यूनानी देवता को मात देता था। उस शख्स की खूबसूरती की वजह से वो उसकी दीवानी नहीं हुई थी, बल्कि उसकी इज्जत देने की वजह से उसके करीब हुई थी। उसका एक हाथ उसके सीने पर पड़ा था
और एक सर के पीछे बंधा हुआ था। उसका हाथ हटाती बगैर सोचे समझे उसके दिल के मकाम पर लब रख चुकी थी और एकदम से उठ खड़ी कि कहीं वो उठ ना जाए। ज़ावियार, नमाज़ पढ़ लें प्लीज़। वो खुद नमाज़ पढ़ चुकी थी, अब उसके पास आई थी। उसने मजमूआ वज़ाइफ उठाया जो कि बेड की दूसरी साइड लेकर बेड की दूसरी साइड पर आई। मैं ऑलरेडी उठा हुआ हूँ, उसने जैसे फ़ख्र से बताया। आप उठे हुए हैं, जागे हुए नहीं। शाबाश उठें आप, उसने हुक्म दिया। अच्छा यार उठ रहा हूँ, एक तो आपने ढंग से सोने नहीं दिया, कभी इधर प्यार कभी इधर। उठते हुए दिल की तरफ इशारा करते हुए बोला। वो जो पटर पटर बोल रही थी उसने इसे बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। आज मुझे पता है आप शरीफ नहीं हैं, सिर्फ बनते ही हैं। मशकूक होकर बोली। शरीफ हूँ तो सिर्फ बीवी पर ही ठग झाड़ूंगा, यहाँ कोई गोरी मुहिम से तो नहीं। ज़ाविया प्लीज़ नमाज़ पढ़ने से पहले मैं आपको गंजा कर दूँ, फिर किसी पे ठग झाड़ते रहेंगे। ओके जा रहा हूँ। मुझे नमाज़ पढ़ना मंजूर है लेकिन अपने बच्चों का गंजा पापा बनना बिल्कुल भी मंजूर नहीं। वो शरारत से कहता और कपड़े लेता चला गया। थोड़ी देर बाद वो नमाज़ पढ़ कर आया तो हर रोज़ की तरह उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जो 7 सूरह रहमान पढ़ रही थी और 7 रो रही थी, उसके पास बैठा उसकी तिलावत सुनता रहा। उसने आयत का लास्ट पढ़ा तो ज़ाविया ने पंसूरा लेकर उसके सूटकेस में रख कर आया और वापस आके देखा तो खाली खाली निगाहों से अपने गोद में रखे हाथों को देख रही थी। ज़ाविया ने गहरी सांस खींची, उसके पास बैठकर उसका हाथ कोट से हटाकर अपना सर उसकी गोद में रखा। अब क्या है आपको, हर वक्त रोना ज़रूरी समझती हैं आप? उसके हाथ अपने बालों पर रखता हुआ बोला था। पता है सूरह रहमान में है कि वो औरतें जन्नत की हूरें होंगी जिनको उनके शौहर के सिवा किसी मर्द ने ना छुआ हो। ये कहती हुई फिर से फूट फूट कर रोई। ओह एक तो आप, कसम से आप ना, अब मैं क्या कहूँ। वो फिर से उठ बैठा। आपको दुख इस बात का है आप जन्नत की हूर नहीं होंगी, या इस बात का वो अपनी बात अधूरी छोड़ गए। लेकिन अहम बात तो यह है आप खुद तो ऐसी नहीं थी, आपका किरदार तो ठीक था। और जो गुनाह हमसे अनजाने में सरजद होते हों उनका रास्ता अल्लाह ने बताया दिया है। आप पर्दे में रहेंगी तो अल्लाह आपकी हिफाजत खुद करेगा। वो उसे अपने साथ लगाते हुए दिलासा दे रहा था। ज़ाविया आप मुझसे मोहब्बत तो करते हैं ना? उसके बार बार दिलासा देना उसे अपने दिल का खदशा लबों पर ले आई। किसने कहा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ? मुझे आपसे मोहब्बत नहीं। सच में आपको मुझसे मोहब्बत नहीं? उसके सीने से सर उठाते हुए जलथल निगाहों से बोली। नहीं सच में मुझे आपसे मोहब्बत नहीं, मुझे आपसे अकीदत है। और जिनसे मोहब्बत हो अकीदत उनकी निगाहों में नज़र आती है। उसकी आंखों को अपने लबों से छूता उसे मुअत्तर कर रहा था। मोहब्बत में हवस आ जाती है लेकिन अकीदत में हवस नहीं आती। और मैं कहता हूँ अकीदत मोहब्बत का ही कोई मकाम है। चलें शाबाश, नाश्ता तैयार कर, फिर आपको घुमाने लेकर जाऊँगा। मेरी शहज़ादी सिर्फ मेरी तस्वीरों से बातें करती थी। आज मैं सारा दिन साथ रहूँगा, पर मुझे हजूम से डर लगता है। कोई नहीं, आपका आज बहाना नहीं चलेगा, मैं आपके साथ हूँ ना। तो फिर डर क्यों रही हैं? अभी तो आपका और मेरा एक हजूम आएगा, उससे भी डरेंगी क्या? कौन सा हजूम? वो हलकलाई। एक तो उसकी क़िरबत और दूसरा उसकी बातें। हमारे 10 बच्चों का हजूम। वो कहता हुआ सर से पाँव तक उसे सुर्ख कर गया। आप निहायत ही बेशर्म इंसान हैं। वो उसके सीने पर मुक्का मारते पीछे हटी। और अपनी इस खूबी पर मुझे बहुत फ़ख्र है। कम से कम 10 बच्चे तो आएंगे ना। मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, 10 क्या 20 बच्चे ले आएँ। ये कहकर वो कमरे से निकली जब उसे अपने पीछे उसका कहका महसूस हुआ था। आज यूसुफ़ज़ई हवेली में खुशियों का समा था। उधर ही टेंट लगे थे, डेगे बन रही थी। मुलाज़िमों के चेहरों पर भी आज रौनक देखने लायक थी। आज से 7 दिन पहले खुशियों के तन्हा वारिस इस दुनिया में तशरीफ़ लाया था। अनीबा, अरहम, अरीबा, ज़ावियार, मीर अली खान, बिस्मा खातून सारे इधर आ गए थे। वो इस नन्हे और इकलौते बच्चे के लिए कीमती तोहफे लेकर आए थे। शाहू कहाँ है? वो रोने वाली हुई थी। यार नीचे लेकर गए हैं, इसमें रोने वाली क्या बात है? ज़रा तुम्हारे नौजवान की टिन करवानी है। वो उसके पास बैठता हंसता हुआ बोला और उसको अपने साथ लगा गया। 14 साल बाद आज फरीज़े ज़ावियार मीर अली खान का हकीकत था। वो 7 साल की हो चुकी थी जबकि शावेर यूसुफ़ज़ई 14 साल का था। इस हवेली में चंचल और शौक शरारतें मशहूर थी। वो बाबा और अपने दादा की जान थी। सारी तकरीबात ख़त्म हो चुकी थी जब बीजान ने सबको अपने पास बुलाया था। आज मैं सबको एक ख़ास मकसद के लिए बुला रही हूँ। मैं चाहती हूँ अपने पोते और नवासी का रिश्ता पक्का कर दूँ। वो बात जोड़ते हुए बोली। नहीं बीजान, मैं माजरत में इस बचपन के रिश्ते के हक़ में नहीं हूँ। बचपन के रिश्तों से बच्चों के दिल टूट जाते हैं। अगर बिलफर्ज शाहू बड़ा हुआ तो फिर इस रिश्ते पर एतराज़ करेगा, उसे कोई और पसंद आ जाएगी। उसने साफ लफ्ज़ों में कहा। पर बच्चे कुछ तो ख्याल करो ना। ये रिश्ते मैं इसलिए तय कर रही हूँ ताकि दोनों ख़ानदानों की मिसाली मोहब्बत रहे, कोई भी टूटने ना पाए। ठीक है बीजान, मेरी एक शर्त है। परी और शाहू का रिश्ता हो जाए लेकिन मेरी बेटी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी बड़ी होकर किसी किस्म का भी बुग़्ज़ रखे। अगर आप रिश्ता करना चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं माँ हूँ तो अपनी बेटी को टूटता हुआ नहीं देख सकती। वो परी को देखने लगी जिसको ज़ावियार ने उठाया हुआ था।
वो उसका एकदम से मुरझाता हुआ चेहरा देख उनकी बातों का मान रख गई थी। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई थी। तो ठीक है, ये छोटी सी शर्त परी को कैसे पता चलेगा? जब वो बालिग हो जाएगी तो तुम बता देना। और वैसे भी मैं निकाह कर रही हूँ, क्योंकि इनकी शादियों तक क्या हम जिंदा रहेंगे, इसलिए मैं इनका निकाह बचपन में करना चाहती हूँ। शाहू इतना छोटा तो नहीं जो समझ ना सके। पर बीबी जान, मेरी तो परी से वो छोटी है, इतनी जल्दी तो मैं इसका निकाह नहीं कर सकती। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है रिपा, जितनी तू डर रही है। जावियार बेटा, तू काजी को फ़ोन करो, उन्होंने नरम लहजे में कहा। बिस्मा और जावियार यूसुफजैन के फैसले से खुश हुए थे। फिर 2 घंटों में नन्ही परी से और 13 साला शाहू का निकाह हो गया था। शाहू तो समझता था, लेकिन परी खुश हो रही थी और तालियां बजा रही थी। पापा, परी अब मेरी गुड़िया है ना, परी मेरे साथ रहेगी ना? दादो कह रही थी कि परी शाहू की है। निकाह के बाद शाहू ने अपने बाप से कहा, देख लो बेशरम को, बच्चा बहुत तेज तर्रार और ज़हीन था। हकीकत भी कभी चुपती है। शाहज़र ने हैरान होते हुए ईशल और जावी को बुलाया। इसकी बात पर सबने